Hello dear students, welcome back to our channel. Today we are doing the third part of the 7th chapter of biology. ठीक है, जो हमारा 7th चैप्टर चल रहा है रेस्पिरेशन प्लांट्स, उसका ये थर्ड लेक्चर है. अब तक हमने ये पढ़ लिया है इस चैप्टर में कि रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, कौन से रिएक्शंस होते हैं, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, दोनों कहाँ कहाँ होती हैं, क्यों होती हैं. और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं रेस्पिरेशन पे. तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, 2 एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं. अब हम 3 और एक्सपेरिमेंट जो आपके सिलेबस में वो फिनिश करने वाले हैं एंड देन विल बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. तो अभी हमने जो किया है उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रही हूँ. रिवाइज इन द सेंस कि कौन कौन से हमने सॉल्यूशंस यूज़ किए हैं वो मैं आपको एक बार दोबारा से बता रही हूँ. हमने सोडा लाइम यूज़ किया है. तो सोडा लाइम इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं इन रेस्पिरेशन के एक्सपेरिमेंट्स में? बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स CO2. जो भी CO2 प्रेजेंट होती है उस एनवायरनमेंट में उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है सोडा लाइम का मिक्सचर. देन वी आर ऑल्सो यूजिंग लाइम वाटर. लाइम वाटर सोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं जो कि क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जैसे पानी जैसा होता है, जस्ट लाइक वाटर, बट इट इज़ केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और लाइम वाटर को हम यूज़ करते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2. कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे हम लाइम वाटर को अगर रखेंगे तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन CO2 इज एडेड टू इट. मतलब दूध जैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है जस्ट लाइक वाटर, एंड व्हेन CO2 इज पास थ्रू इट इट टर्न्स मिल्की जस्ट लाइक द मिल्क, वाइट हो जाता है. देन वी आर ऑल्सो यूजिंग KOH सोल्यूशन. KOH सोल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है. इसको हम यूज़ करते हैं अगेन टू अब्जॉर्ब CO2. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स CO2. तो जहाँ पे हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम एयर में से CO2 को रिमूव करना चाहते हैं, सो वी पास द एयर थ्रू KOH सोल्यूशन और सोडा लाइम सोल्यूशन ताकि वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. इसके अलावा हम कुछ एंटीसेप्टिक्स भी यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हम बॉइल्ड सीड्स लेते हैं उनमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना डेवलप हो जाए या फंगल इन्फेक्शन ना डेवलप हो जाए. तो यहाँ पे हम एंटीसेप्टिक्स जो ले रहे हैं वो एक कार्बोलिक एसिड ही लिया है नॉर्मली. ठीक है, कोई भी एंटीसेप्टिक ले सकते हैं. तो एंटीसेप्टिक हम क्यों ले रहे हैं? ताकि जो हमारे बॉइल्ड सीड्स हैं, हमने कंट्रोल सेटअप में बॉइल्ड सीड्स लिए हैं, तो उन बॉइल्ड सीड्स में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई फंगल इन्फेक्शन ना डेवलप हो जाए, इस वजह से हम कार्बोलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं. फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा? हम क्यों नहीं चाहते कि वो डेवलप हो? क्योंकि अगर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा तो बैक्टीरिया और फंगस दोनों ही एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन कर लेंगे. तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट का पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा. तो दैट इज़ वाई वी यूज़ एन एंटीसेप्टिक सच एज कार्बोलिक एसिड ताकि बैक्टीरिया और फंगस वहाँ पे ग्रो न कर पाए. ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अब हम अपना थर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम प्रूव करेंगे कि CO2 प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बाय दी ग्रीन प्लांट्स. तो इसके लिए देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या रखा गया है. डार्क में, प्लांट को डार्क में रखना है. प्लांट को डार्क में क्यों रखना है? देखो यहाँ पे मेंशन किया है ग्रीन प्लांट इन द डार्क. अगर हमने ग्रीन प्लांट को लाइट में रख के ही रिएक्शन किया तो क्या होगा कि जो CO2 आपकी रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है ना, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज अप हो जाएगी. तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि कितनी CO2 प्रोड्यूस हुई, क्योंकि अगर हम लाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारी सारी CO2 फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ हो जाएगी. जो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होगी वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगी. दैट इज़ वाई वी विल बी कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट इन द डार्क. दिन में करेंगे तो हम क्या करेंगे, चलो हम पहले देखते हैं कि क्या सेटअप है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ. तो ये कह रहे हैं कि ऐसे हमने जो डायग्राम जो है इस तरीके से हमें अपैरेटस सेटअप करना है. तो इसमें क्या है, आपने एक बेल जार लिया है. देखिए ये जो है ये ग्लास का स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं बेल जार. ठीक है, और ये जो है बिल्कुल बॉटम तक इसका होता है. और यूजुअली जो बेल जार होता है ना वो ऐसा होता है, इसमें ऊपर एक नॉब होती है एंड इट इज़ जस्ट लाइक दिस, फ्लैट होता है. ठीक है, उसको हम सरफेस पे रख देते हैं ऐसे. यहाँ नीचे से, अच्छा ये मुझे रिमूव कर देना चाहिए, ऐसा होता है. ठीक है, यहाँ से ये ओपन होता है.
तो बेल जार होता है, हम किसी चीज़ को रख देते हैं उसको कवर करने के लिए। लेकिन हमें यहाँ पे 2 डिलीवरी ट्यूब्स यूज़ करनी है, तो इसलिए हमने बेल जार ओपन माउथ वाला लिया है। तो बेल जार के माउथ पे हमने कॉर्क फिट कर दिया है हैविंग 2 होल्स, और उन 2 होल से हम 2 डिलीवरी ट्यूब पास करेंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, अब हमने एक बेल जार लिया है, उसमें ग्रीन पॉटेड प्लांट, कोई छोटा सा प्लांट लिया, इन्होंने यहाँ पे जिरेनियम लिया है, छोटा सा प्लांट लेंगे ताकि वो बेल जार के अंदर आ जाए। ओके, अब क्या किया है कि 2 हमने कोनिकल फ्लास्क लिए हैं, एक कोनिकल फ्लास्क ये है और एक कोनिकल फ्लास्क ये है। अब हमने दोनों में क्या किया है, एक में लाइम वाटर लिया है, दोनों में लाइम वाटर लिया है, और जो हम एयर पास कर रहे हैं यहाँ से, ये एयर टाइट सेटअप है हमारा। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल बाहर एनवायरमेंटल से कोई एयर नहीं आ रही है, जो हम पास करेंगे वही एयर आएगी। अब यहाँ से एयर इसके अंदर एंटर करेगी फ्लास्क ए में। ठीक है, तो फ्लास्क ए में जो हम एयर एंटर करवा रहे हैं उसको एक हम ग्लास का कंटेनर है जिसमें हमने सोडा लाइम फिल कर रखा है, उसके थ्रू हम पास करेंगे। जो हमारी एयर एंटर कर रही है फ्लास्क ए में, वो सोडा लाइम के थ्रू होकर एंटर करेगी। अब सोडा लाइम के थ्रू होकर आ रही है, इसका मतलब उस एयर में CO2 नहीं है। ठीक है, तो CO2 जो है सोडा लाइम के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हमने इस फर्स्ट फ्लास्क में ले रखा है लाइम वाटर, CO2 नहीं है इस एयर में, तो इसका मतलब हमारा लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा, इट विल रिमेन क्लियर। ठीक है, अब ये CO2 फ्री एयर जो है यहाँ से एंटर कर रही है। देखो यहाँ लाइम हमने देख लिया कि लाइम वाटर हमारा क्लियर है, इसका मतलब CO2 नहीं है। अब ये जो हमारी सेकेंड डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ से CO2 फ्री एयर एंटर कर गई यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन है, CO2 नहीं है। अब इस प्लांट में रेस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीजन मिली, उसको रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी उसने। अब एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन CO2 प्रोड्यूस हुई, ये O2 रिच एयर आई है, अब CO2 प्रोड्यूस हो रही है, तो CO2 रिच एयर जो है वो बाहर जाएगी। अब इस डिलीवरी ट्यूब से जो एयर बाहर जाएगी उसमें CO2 कंटेंट होगा, क्योंकि इट इज़ बीइंग रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट। तो अब यहाँ पे जो एयर आएगी, दिस विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये वाला जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाएगा। तो ये क्या शो करता है कि जो यहाँ से एयर हम इनलेट था, यहाँ से जो एयर हम दे रहे थे वो सोडा लाइम से होके गुजर रही थी, तो उसमें CO2 नहीं थी। जब वो अंदर गई यहाँ पे बेल जार में, जहाँ पे हमारा प्लांट रखा हुआ है, जब यहाँ पे आई तो प्लांट ने रेस्पायर किया, और वो जब एयर एक्सेल हुई, जो एयर बची, वो जब बाहर निकल के आई है यहाँ से, तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। दैट मीन्स इट नाउ कंटेन्स CO2। तो हमारे प्लांट ने जब रेस्पिरेशन की तो उसने CO2 प्रोड्यूस की एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, कि हमारा ये बेल जार है, हमने इसको ओपन में रखा हुआ है, तो हम इसमें अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, तो हमें फोटोसिंथेसिस को इसमें अवॉइड करना है। या तो हम इस एक्सपेरिमेंट को रात में करें, डार्क में रख के करें, या फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे अपैरेटस को एक ब्लैक क्लॉथ से कवर कर लेंगे ताकि इसके अंदर सनलाइट पेनिट्रेट ना हो सके। मतलब हमें हर हाल में इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करने देना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से भी CO2 प्रोड्यूस होगी, है ना, CO2 यूज़ हो जाएगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो हमें यहाँ पे जो CO2 मिल रही है ये नहीं मिलेगी, क्योंकि प्लांट उसको यूज़ कर लेगा। तो फिर हमारा ये वाला जो लाइम वाटर था ये मिल्की नहीं होगा। तो हमें CO2 को रहने देना है। CO2 हमें ऐसा नहीं करना कि फोटोसिंथेसिस हो और प्लांट CO2 को कंज्यूम कर ले। सो वी हैव टू अवॉइड दैट सिचुएशन। सो दिस सेटअप इज इसेंशियल। तो हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। सो दिस शोज दैट CO2 इज गिवन आउट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें एक आध और चीज़ है, जैसे कि हमें यहाँ पे ये जो है ना, जहाँ पे कि ये बेल जार टच कर रहा है सरफेस को, वहाँ पे हमें वैसलीन लगा देनी है। वैसलीन क्यों लगानी है, कि यहाँ भी एयर टाइट हो जाएगा, मतलब एयर यहाँ से भी एंटर नहीं कर पाए। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। तो हमने एक स्मॉल पॉटेड प्लांट लिया है, जिरेनियम। बेल जार शुड बी प्लेस्ड ऑन अ ग्लास शीट एंड इट्स रिम एज वेल एज ऑल दी अदर कनेक्शंस शुड बी वैसलीन टू मेक देम एयर टाइट। ये कह रहे हैं जहाँ जहाँ बेल जार के कनेक्शन है उन सबको एयर टाइट कर दो। मतलब यहाँ भी आप वैसलीन लगा दो, यहाँ भी वैसलीन लगा दो, यहाँ भी लगा दो और यहाँ भी लगा दीजिए। ठीक है, और एक फ्लैट सरफेस पे रखना है, ताकि सरफेस अनइवन होगा तो वहाँ से भी एयर आ सकती है। तो फ्लैट सरफेस पे रखना है।
एयर टाइट रखना है। आउटसाइड एयर इज ड्रॉन इनटू द अपैरेटस विद द हेल्प ऑफ एन एयर पंप। अब एयर पंप के थ्रू यहाँ सक्शन है, यहाँ से एयर को सक कर रहे हैं और यहाँ से एयर को एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और वो एयर जो है वो सोडा लाइम के थ्रू होके पास करेगी। दिस एयर passes थ्रू द सोडा लाइम विच एब्जॉर्ब्स एनी CO2 प्रेजेंट इन द इनकमिंग एयर। और जो हमारा लाइम वाटर है फ्लास्क ए में, इट विल नॉट टर्न मिल्की। ये शो करता है कि जो एयर हमने दी है उसका सारा जो लाइम वाटर है उसकी जो सारी CO2 है वो सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर चुका है, ठीक है। As the air leaves the bell jar and passes through another sample of lime water, the carbon dioxide present in it would turn the lime water milky. बेल जार से जब एयर लीव करती है, दूसरे वाले फ्लास्क में एंटर करती है, तब वो लाइम वाटर को मिल्की करती है। ये शो करता है कि जो एयर एंटर हुई थी बेल जार में उसमें CO2 नहीं थी, और जो एयर बेल जार से निकल रही है उसमें CO2 है। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर CO2 हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन बाय द प्लांट। ओके, सो ये हमारा शो करता है इस चीज़ को। ओके, नाउ इट इज़ नेसेसरी, अब ये क्या कंडीशन क्या है, इट इज़ नेसेसरी दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन द डार्क और द बेल जार इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू प्रिवेंट फोटोसिंथेसिस, ताकि जो आपकी CO2 रेस्पिरेशन में लिबरेट हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ ना हो जाए। तो इसके आपको एक्सपेरिमेंट के सारे मतलब वाइज पता होना चाहिए कि ये वाइज मतलब why is it so, why is it being used, ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों नहीं, why and why not। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करिए तो उसके आपको why और why not दोनों क्लियर होने चाहिए। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस में आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 5 मार्क्स का जो पार्ट होता है आपका सेक्शन बी में, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं 5 मार्क्स के, तो 1 पार्ट में ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे देते हैं और उस पर आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारी रीजनिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक एक लाइन के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आंसर देना होता है ना। किसी का फंक्शन पूछ लिया, ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं है, इसको क्यों यूज़ किया, इसको क्यों नहीं यूज़ किया, दैट वे। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज टू शो दैट हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम ये शो करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होती है। उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि 2 थर्मस फ्लास्क लिए हैं, ए और बी। एक आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, दूसरा कंट्रोल सेटअप है। मैंने आपको बताया था कंट्रोल सेटअप क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप वो होता है जिसमें हम जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसमें सारी कंडीशंस प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो कंट्रोल सेटअप होता है उसमें हम वो एक पर्टिकुलर कंडीशन हटा देंगे जिसकी वजह से हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या लेना है कि बीन सीड्स लेने हैं या पी सीड्स लेने हैं, मटर के दाने लेने हैं, और उनमें हम चेक करेंगे कि रेस्पिरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, और रेस्पिरेशन हो रही है तो उसके थ्रू हीट प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब रेस्पिरेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो सीड्स हैं वो लाइव होनी चाहिए। अगर हम सीड्स को किल कर दें, उनको बॉईल कर दें, तो उनमें रेस्पिरेशन नहीं होगी। तो हमने एक जो हमारा सेटअप है उसमें जर्मिनेटिंग सीड्स लेंगे और दूसरे सेटअप में डेड सीड्स लेंगे विद एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्यों डालेंगे हम, ताकि उसमें बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ ना हो जाए, नहीं तो वो रेस्पायर करने लगेंगे, वो हीट प्रोड्यूस करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। तो 2 थर्मस फ्लास्क लिए। थर्मस फ्लास्क क्यों लिया हमने, सिंपल कोई जार क्यों नहीं लिया, ताकि आउटसाइड एटमॉस्फेयर है, जो आउटसाइड सराउंडिंग टेम्परेचर है वो इस हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो हमने 2 थर्मस फ्लास्क लिए हैं, उनके अंदर सीड्स फिल कर दिए हैं, फिर टाइटली पैक्ड, बिल्कुल सीड्स को टाइटली भर दिया है, उसमें एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर दिया है, दोनों में एक एक, और उनको वेट कॉटन वूल से क्लोज कर दिया है, ठीक है। उन थर्मस फ्लास्क के माउथ को वेट कॉटन वूल से हमने क्लोज कर दिया है। अब वेट कॉटन वूल से क्या होगा कि वाटर मिलता रहेगा उन सीड्स को, और कोई एक्सटर्नल एंट्री हमने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये जब हमने इसको कुछ देर तक हमने रख दिया, कुछ घंटों तक रखा, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इस थर्मोमीटर में रीडिंग हमें नज़र आएगी, टेम्परेचर राइज होगा, और इस थर्मोमीटर में टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो दिस शोज कि जो हमारे लिविंग सीड्स हैं वो रेस्पायर कर रहे हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच इज रजिस्टर्ड एज राइज इन टेम्परेचर इन द थर्मोमीटर ऑफ द सेटअप ए। जबकि हमारा जो सेटअप बी है उसमें कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बिकॉज दोज आर द डेड सीड्स एंड दे आर नॉट रेस्पायरिंग, सो देयरफॉर दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी हीट एज वेल। ओके, नाउ अब हम थ्योरी देख लेते हैं।
इसमें क्या दे रखा है इन्होंने कि टेक 2 थर्मस फ्लास्क एंड मार्क देम A एंड B, टेक अबाउट 200 सीड्स एंड सोक देम इन वाटर फॉर 24 आवर्स। मटर के या बीन के आपने बीन मतलब राजमा जो हम खाते हैं घर में, वो ले लिए हैं और उनको 24 घंटे तक भिगो के रखा है ताकि वो फूल जाएंगे थोड़े से। और फिर क्या किया, उन सीड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक 200 ग्राम से तो 100 कर लिया, एक को 2 पार्ट्स हो गए। अब एक को उन्होंने बॉईल कर लिया, ठीक है, एक को बॉईल कर लिया और फिर उनको डाइल्यूट फॉर्मलिन या कार्बोलिक एसिड से वॉश कर लिया ताकि उनमें कोई फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो पाए। अब लाइव जर्मिनेटिंग सीड्स को फ्लास्क ए में रखा और किल्ड वंस को फ्लास्क बी में रखा है। दोनों में एक एक थर्मोमीटर इंसर्ट किया एंड प्लग देयर माउथ्स विद वेट कॉटन वूल। कुछ घंटों के लिए उस सेटअप को ऐसे ही रखा। आफ्टर अ फ्यू आवर्स द थर्मोमीटर इन फ्लास्क ए विल शो अ हायर रीडिंग, thus indicating that the germinating, the live and the respiring seeds give out heat. The thermometer in flask B will not show any rise in temperature. So this shows that the live seeds produce, the live seeds respire and they produce heat as a result of the process of respiration. All right. Now the last experiment is to demonstrate anaerobic respiration. अब हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, वो सारे कर लिए। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होती है, इट इज़ ऑल्सो देयर। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि 8 to 10 soaked and peeled off peas, मटर के दाने लिए हैं, भिगो दिया उनको और उनके जो ऊपर की जो ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है उसको निकाल दिया है ताकि वो आसानी से CO2 को अब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। और उनको क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब में डाला, उसमें मरकरी फिल कर दी और उस टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके एक बीकर में रख दिया जिसमें भी मरकरी फिल्ड है। सीड्स विल फ्लोट टू द टॉप एंड विल बी कंप्लीटली सराउंडेड बाय मरकरी। ये कह रहे हैं कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब को फिल करके उसे मरकरी से फिल कर दो और उसमें सीड्स डाल दो तो वो सीड्स अपने आप फ्लोट होके मरकरी के बॉटम तक, टेस्ट ट्यूब के बॉटम तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा सेटअप है कि इन्होंने क्या किया, एक जार लिया है जिसको कि मरकरी से फिल कर दिया है हाफ, एक टेस्ट ट्यूब ली है वो मरकरी से फिल्ड है, उस टेस्ट ट्यूब में कुछ बीन सीड्स मटर के दाने डाले हैं, पीस ग्रेन्स डालते हैं, पीस सीड्स डाले हैं जिनको कि पील कर दिया है और वो जब आप टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करोगे तो वो फ्लोट होकर टेस्ट ट्यूब के एंड तक पहुंच जाते हैं। अब हमने ये करके रख दिया और इस सेटअप को कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। अब कुछ घंटों के लिए या 2-3 दिन के लिए, आप जितने देर में आपका एक्सपेरिमेंट हो जाए, तो 2-3 दिन हमने ऐसे ही छोड़ दिया उस सेटअप को। तो अब हमने क्या देखा कि कुछ दिनों बाद जब हमने देखा कि एक्सक्यूज मी, जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी जो मरकरी से फिल्ड थी उसकी मरकरी का लेवल नीचे आ जाएगा और जो सीड्स हैं वहाँ पे नज़र आएंगे, थोड़ा सा खाली स्पेस बन जाएगा उस टेस्ट ट्यूब में। और अगर ये होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो बीकर में जो मरकरी का लेवल है वो थोड़ा सा राइज हो जाएगा। यहाँ पे मरकरी का लेवल कम हो गया, देखिए यहाँ तक पहले मरकरी कम्प्लीटली फिल्ड थी यहाँ तक, अब ये कम हो गया है, मरकरी यहाँ से नीचे चली गई है और यहाँ पे बीकर में मरकरी का लेवल बढ़ गया है। तो अब इसको जब आप निकालेंगे और इसको टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे जो गैस है उसको टेस्ट करेंगे तो वो CO2 का टेस्ट देगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। सो व्हाट डज दिस शो, ये क्या शो करता है कि जब हमने इन सीड्स को रखा तो इनके पास एक्सटर्नल एयर बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में या एयर की एब्सेंस में रेस्पायर करते रहे और एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एनारोबिक रेस्पिरेशन दे हैव प्रोड्यूस्ड CO2। और ये जो खाली स्पेस है टेस्ट ट्यूब में ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है। तो इस CO2 को टेस्ट करने के लिए एक और काम कर सकते हैं हम कि अ स्टिक ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज इंट्रोड्यूस्ड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो KOH है, KOH हमने अभी पढ़ा था कि वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो CO2 की KOH की एक स्टिक छोटी सी हम यहाँ टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे तो वो फ्लोट होकर अपने आप ऊपर चली जाएगी। जब वो CO2 के कांटेक्ट में आएगी, यहाँ पे जो CO2 है, ये खाली स्पेस जो है ये CO2 से फिल्ड है, तो जब वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की स्टिक यहाँ पे CO2 के कांटेक्ट में आएगी तो वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी और एब्जॉर्ब कर लेगी तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से खाली स्पेस हो जाएगा एंड मरकरी विल मूव बैक इन द टेस्ट ट्यूब। तो ये शो करता है कि जो हमारा ये सेटअप है इसमें CO2 प्रोड्यूस हुई थी एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन।
इसके साथ ही हम एक कंट्रोल सेटअप रख सकते हैं जहाँ पे कि सीड्स को हमने बॉइल्ड सीड्स रखे हैं और स्टेरलाइज करके, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि नो गैस विल बी लिबरेटेड इन दी कंट्रोल सेटअप। मतलब अगर हम कंट्रोल सेटअप रखेंगे उसमें जो हमारे जर्मिनेटिंग सीड्स थे उसकी जगह बॉइल्ड सीड्स रखेंगे तो ये वाला जो प्रोसेस है ये नहीं होगा, कंट्रोल सेटअप ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई स्पेस क्रिएट नहीं होगा, मरकरी का लेवल नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे मरकरी का लेवल राइज नहीं होगा, ये एज सच ही रहेगा। ऑलराइट, यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि पीलिंग ऑफ द सीड कोट ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देम इनटू द टेस्ट ट्यूब इट हेजन्स द आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ CO2। मतलब CO2 सीड के बाहर आने में ये हेल्प करता है, उसकी जो हम कोटिंग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम प्रोग्रेस चेक देख लेते हैं। प्रोग्रेस चेक बहुत सिंपल है, इसमें दे रखा है इन एक्सपेरिमेंट्स ऑन रेस्पिरेशन द सीड्स टेकन एज कंट्रोल्ड आर बॉइल्ड। व्हाई? जो हम कंट्रोल सेटअप लेते हैं उसमें हम बॉइल्ड सीड्स लेते हैं, क्यों? सिंपल, द ओनली रीजन इज सो दैट दे डू नॉट undergo the process of respiration and they do not so that they do not produce CO2 as a result of respiration। मतलब सिंपली कंट्रोल सेटअप इसलिए कि उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो ही ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेरिमेंट्स ऑन रेस्पिरेशन। सोडा लाइम। सोडा लाइम का यूज क्या हमने इतनी बार पढ़ लिया, इट अब्सॉर्ब्स CO2। लाइम वाटर का यूज क्या है? लाइम वाटर इज अ टेस्ट, वो टेस्ट करता है CO2 को, तो हम इसको यूज करते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 बिकॉज इट टर्न्स मिल्की। Next is suppose we conduct an experiment to demonstrate respiration in a green plant. What special precaution is required to be taken in it? अगर हम रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं ग्रीन प्लांट में तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी? हमें सिर्फ एक प्रिकॉशन लेनी है कि हमें उस ग्रीन प्लांट को, अगर हम दिन में उसकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को चेक कर रहे हैं तो उस ग्रीन प्लांट को टोटली एक डार्क थिक ब्लैक क्लॉथ से कवर करके रखना पड़ेगा ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो। दैट इज द प्रिकॉशन that needs to be taken. In experiment number 5 we are using mercury in the test tube and the beaker. Why can't we use water instead? ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में हमने मर्करी यूज की है तो वाटर क्यों नहीं यूज किया मर्करी की जगह? कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन? बिकॉज वाटर में CO2 डिजॉल्व होती है ना, तो वहां से भी वो CO2 ले सकते हैं, वहां से भी CO2 आ सकती है, तो इसीलिए हमने मर्करी यूज की है ताकि CO2, हम ये कह ही नहीं सकते कि CO2 को और कोई वो है और कोई सोर्स है, CO2 और कहीं से आ ही नहीं सकती थी, वो सीड्स ने ही प्रोड्यूस की है। ऑलराइट, नाउ रेस्पिरेशन कंट्रास्टेड विद फोटोसिंथेसिस। अब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंसेस है, क्या कॉन्ट्रास्ट हैं? दे आर एक्चुअली डिस्टिंक्टली ऑपोजिट प्रोसेसेस, क्योंकि एक प्रोसेस में जो हम रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, वो दूसरी प्रोसेस के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब एक के बिना दूसरी नहीं हो सकती और दूसरी के बिना पहली नहीं हो सकती। So that is the reason why we cannot conduct an experiment on plant respiration during daytime in light. अब ये दे रखे हैं फंडामेंटल डिफरेंसेस दे रखे हैं, को देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में it occurs only in the presence of chlorophyll. It occurs in all the living cells. मतलब फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन सेल्स में होता है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जबकि रेस्पिरेशन हर लिविंग सेल में होती है। Photosynthesis occurs only in the presence of light. Respiration occurs at all times, irrespective of whether the light is there or not. Photosynthesis uses CO2 and water and produces glucose, whereas respiration uses oxygen and glucose and produces CO2 and water and heat. Oxygen is released as an end product in photosynthesis, whereas CO2 is released as an end product in the process of respiration. In photosynthesis, light energy is converted into chemical energy and stored, है ना, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होती है, जबकि रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज की केमिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड पार्टली इनटू यूजफुल एनर्जी दैट इज ATP में कन्वर्ट हो जाती है फॉर वेरियस एक्टिविटीज। फोटोसिंथेसिस रिजल्ट्स इन गेन इन वेट, है ना, क्योंकि ये कैसी प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो ये वेट गेन करती है, जबकि रेस्पिरेशन जो है इट रिजल्ट्स इन वेट लॉस, क्योंकि ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें जो ग्लूकोज है इट इज ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज्ड, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होगी। तो ये डिफरेंसेस आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए।
नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंपेयर्ड विद रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ये सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही होता है एनिमल्स और प्लांट्स में, बस कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि प्लांट्स में गैसियस ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, हमारी बॉडी में या एनिमल्स में ब्लड जो है वो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस को सर्कुलेट करता है ना। ब्लड इज़ अ कैरियर ऑफ CO2 एंड O2, उसके थ्रू हमारे हर सेल तक O2 पहुंचती है और CO2 वापस लेकर आता है वो। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस सिंपली डिफ्यूज इन एंड आउट बाय द सेल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू वो इन एंड आउट मूव करती हैं, जबकि एनिमल्स में ब्लड जो है वो इन रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टर होता है, कैरियर होता है। Then one of the end products of anaerobic respiration in plants is ethanol. प्लांट्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है या इथाइल अल्कोहल, जबकि एनिमल्स में हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है थोड़े टाइम के लिए, जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, हम बहुत ज़्यादा कोई विगरस मस्कुलर एक्टिविटी करें उस समय हमारी मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है उतनी ज़्यादा, तो वो मसल्स जो है वो एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू करती हैं एंड दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। ये हमारी मसल्स में प्रोड्यूस होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, है ना, क्रैम्प्स आ जाते हैं ना, तो वो इसकी वजह से होते हैं क्योंकि हमारी मसल्स में ये लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है तो हमारी मसल्स रेस्पायर नहीं कर पाती हैं, तो इस वजह से क्रैम्प्स आते हैं। ये जो एथलीट्स होते हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रन करें उतनी जितना ज़्यादा वो ऑक्सीजन उनकी मसल्स यूज़ कर रही है उतना ज़्यादा ऑक्सीजन वो लंग्स से इनटेक नहीं कर पा रहे, इनहेल नहीं कर पा रहे, दैट इज़ वाई दिस कंडीशन अराइजेस। Then the third point is in plants the process produces little heat as compared to animals. Plants में कम heat produce होती है, animals में ज़्यादा heat produce होती है। Alright, progress check आ गया हमारा इस चैप्टर का लास्ट। तो इसमें क्या है, fill in the blanks है। In anaerobic respiration in plants the end product is dash and dash। तो अभी हमने देखा कि plants में जो anaerobic respiration का end product होता है वो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल भी बोल सकते हैं आप, इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, एंड CO2, जबकि लैक्टिक एसिड बनता है एनिमल्स में। अब ये टेबल दे रखी है, टेबल बिलो इज इंटेंडेड टू गिव सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बट अ फ्यू पॉइंट्स आर गिवन रॉन्गली, स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वंस एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स इंस्टेड। ओके, तो फोटोसिंथेसिस रिजल्ट्स इन लॉस इन वेट, नो दिस इज रॉन्ग, इट रिजल्ट्स इन गेन इन वेट, whereas respiration results in loss in weight. Sucrose is the end product, no. Which is the end product? Glucose. Here sucrose is broken down, no. Glucose is broken down. Occurs in green cells only, ये सही है। Occurs in all the cells, ये भी सही है। Uses water and oxygen, uses glucose and oxygen। तो water और oxygen use होते हैं photosynthesis में, या CO2 यूज़ होती है। हम यहीं पे कर लेते हैं, CO2 यूज़ होती है और यहाँ पे ठीक है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूज़ होते हैं। ये हो गया आपका। नाउ व्हाई वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट, CO2 और समथिंग एल्स। पेड़ों के नीचे हमें रात में क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये देखो एक बंदा अपनी कॉट डाल के सो रहा है रात में पेड़ के नीचे, अब यहाँ से पेड़ से भूत आएगा इसको उठा के ले जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो हैं CO2 प्रोड्यूस करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू CO2 प्रोड्यूस करते हैं। दिन में भी CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, रात में भी CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन दिन में होता है क्या है कि दिन में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है तो वो CO2 जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो CO2 प्रोड्यूस हो रही है, O2 नहीं मिल रही है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज़ टॉक्सिक, थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है। हालांकि हमारे जो बेडरूम से आजकल घर बंद होते हैं, AC चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, सारे रूम्स बंद होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है एज़ कम्पेयर टू दी ट्रीज़ के आसपास या अंडर द ट्रीज़ फिर भी बेटर होगा, लेकिन फिर भी रीज़न यही है, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ट्रीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एट नाइट इज़ टू लिटिल टू कॉज एनी हार्म, वी हैव मच मोर ऑफ दिस गैस इन आवर bedrooms. However, the droppings of the perching birds and the night active insects, spiders, snakes are real dangers. पेड़ में कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, स्नेक्स हो सकते हैं और कुछ हो सकता है, तो वो आपको काट सकते हैं, उनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट बिलीव इट
there are no ghosts or spirits resting on the trees. So no ghost or no spirit जो कि रात को पेड़ पे आराम करें और आपके ऊपर कूद के आ जाएंगे अगर आप नीचे सोओगे तो ऐसा नहीं है. Okay, so I believe we finish with the chapter here. Okay, so in the next lecture we will be doing the question answers, and then we are done with this chapter. So children, take care, study well, learn करिए साथ के साथ, और कोई भी problem हो तो हमें inform करिए, and do like and share and subscribe our channel and download our app as well. Okay, take care, thank you so much.